तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां दो बहनों का प्यार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कहानी है जून और जेनिफर गिबन्स की। एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पहेली जो आज भी सबको हैरान कर देती है। जरा इस लाइन को सुनिए। मैं आखिरकार आजाद हूं। सोच के देखिए, ये बात एक जुड़वा बहन ने अपनी ही बहन की रहस्यमयी मौत के ठीक बाद कही। ये कोई खुशी नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो उनके रिश्ते की गहराई या कहूं उसके अंधेरे को दिखाती है। तो सवाल यही उठता है, कैसे कैसे एक बहन की मौत दूसरी के लिए आज़ादी बन सकती है। ये कहानी एक ऐसी मिस्ट्री है जो धीरे धीरे खुलती है और हमें इंसानी रिश्तों के उस अंधेरे कोने में ले जाती है जहां प्यार और नफरत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मोमेंट से जिसने सब कुछ बदल दिया, जेनिफर की मौत। एक ऐसा पल जहां एक जिंदगी खत्म हुई और दूसरी शुरू। वक्त था मार्च 1993 का। 11 साल, पूरे 11 साल एक हाई सिक्योरिटी साइकियाट्रिक अस्पताल में गुजारने के बाद जून और जेनिफर को आखिरकार रिलीज किया जाना था। लेकिन जिस दिन आज़ादी मिलनी थी, ठीक उसी दिन जेनिफर की अचानक मौत हो जाती है। अब मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से तो मौत का कारण बड़ा सीधा सा था। डॉक्टर्स ने कहा कि जेनिफर की मौत एक्यूट मायोकार्डाइसिस से हुई, मतलब दिल की मांसपेशियों में अचानक सूजन आ गई थी। लेकिन मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, न कोई जहर, न ड्रग्स, न ही किसी तरह की चोट का निशान। उसका दिल बस रुक गया था। तो फिर सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? अगर मेडिकल साइंस इसका जवाब नहीं दे सकती, तो क्या इसका जवाब उनके दिमाग, उनकी साइकोलॉजी में छिपा है? क्या दो लोगों के बीच का मेंटल बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो किसी के दिल की धड़कन को कंट्रोल कर लें, उसे रोक दे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस खामोशी के पिंजरे को समझना होगा जो इन दोनों बहनों ने अपने आसपास बना रखा था। उनकी लाइफ में ना दो अलग अलग सच थे। एक तरफ उनकी अपनी दुनिया थी, जहां वो एक दूसरे से इतना जुड़ी हुई थी कि उनकी सांसें भी एक साथ चलती थीं, उनके कदम एक साथ उठते थे और उनकी एक अपनी ही जबान थी। और दूसरी तरफ थी बाहर की दुनिया, जहां उन्हें सिर्फ बुलिंग, अकेलापन और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा, और इसी वजह से वो अपनी ही दुनिया में और भी ज्यादा बंद होती चली गईं। उनकी इस अजीब भाषा का एक साइंटिफिक नाम भी है, इडियोग्लॉसिया, मतलब एक प्राइवेट लैंग्वेज। वो इतनी तेजी से बोलती थी कि उनके पेरेंट्स तक उन्हें समझ नहीं पाते थे। ये भाषा उनकी ढाल थी, एक ऐसा किला जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता था। और जब 14 साल की उम्र में उन्हें अलग करने की कोशिश की गई, तो जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। दोनों बहनें बिल्कुल पत्थर की हो गईं, ना हिलना ना बोलना, जिसे कैटाटॉनिक कहते हैं। और वो तब तक ऐसी ही रहीं जब तक उन्हें दोबारा एक साथ नहीं लाया गया। इससे साफ था कि उनका बॉन्ड बाहर से तोड़ना नामुमकिन था। तो चलिए अब उनकी उस सीक्रेट दुनिया में झांकते हैं जो उन्होंने सबसे छिपाकर बनाई थी, उनकी डायरी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो क्रिएटिविटी और क्राइम के बीच की लाइन पर चलती थी। अपने कमरे में बंद उन्होंने हजारों पन्ने लिख डाले। जून ने लिखी द पेप्सिकोला एडिक्ट, जो ऑब्सेशन पर थी। जेनिफर ने लिखी द पजलिस्ट, जो कंट्रोल के बारे में थी। उनकी कहानियों के थीम्स देखिए, ऑब्सेशन, कंट्रोल, कितने डार्क और डिस्टर्बिंग विषय थे। इससे पता चलता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट थी, पर उनका मन कितने अंधेरे से भरा था। और फिर धीरे धीरे उनकी कहानियों का अंधेरा असली जिंदगी में उतरने लगा। जो चीजें पहले सिर्फ पन्नों पर थीं, अब वो सच हो रही थीं। आग लगाना, चोरी, तोड़फोड़, उन्होंने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए। शायद ये उनके अपने ही बनाए पिंजरे के खिलाफ एक बगावत थी। और अब आते हैं कहानी के उस फाइनल मोड़ पर, जहां उन्होंने हाई सिक्योरिटी अस्पताल के अंदर एक आखिरी और सबसे डरावना समझौता किया। उन्हें 11 साल के लिए ब्रॉडमोर अस्पताल भेज दिया गया। ये कोई आम अस्पताल नहीं था, ये वो जगह थी जहां ब्रिटेन के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था, और वो वहां की सबसे कम उम्र की पेशेंट्स थीं। उनके छोटे मोटे क्राइम्स के लिए ये सजा बहुत बहुत ज्यादा थी। ब्रॉडमोर के अंदर उनकी मुलाकात हुई जर्नलिस्ट मार्जोरी वॉलेस से। वो बाहर की दुनिया से उनका इकलौता कनेक्शन थी, और अनजाने में वो उनके आखिरी शॉकिंग पैक्ट की इकलौती गवाह भी बनने वाली थी। एक दिन जेनिफर ने मार्जरी से कहा, मार्जरी, मुझे मरना होगा, हमने फैसला कर लिया है। सोचिए, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनमें से एक को मरना पड़ेगा ताकि दूसरी आज़ादी से जी सके।
तो चलिए अब देखते हैं कि इस पैक्ट के पूरा होने के बाद क्या हुआ और इसके नतीजे कितने इमीडिएट और हैरान करने वाले थे। जेनिफर की मौत के ठीक बाद जून में एक जादुई, मतलब यकीन न आने वाला बदलाव आया। ऐसा लगा जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। जेनिफर की आखिरी सांस के साथ 30 साल की खामोशी एक झटके में टूट गई और एक नई जिंदगी शुरू हुई। अपनी बहन की कब्र पर जून ने वही कहा, मैं आखिरकार आज़ाद हूं। और उसके बाद उन्होंने वो नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू कर दी जो उनके लिए हमेशा एक सपना थी। लोगों से आंख मिलाकर बात करना, दोस्त बनाना, आज़ादी से जीना। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी यही मानी जाती है। उनका रिश्ता एक क्लोज्ड लूप जैसा था, एक बंद घेरा जिसमें कोई और आ ही नहीं सकता था। वो एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त भी थी और सबसे बड़ी दुश्मन भी, और उस घेरे को तोड़ने के लिए एक को कुर्बानी देनी ही पड़ी। और हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड सच में किसी के दिल को रोक सकता है? साइलेंट ट्विंस की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि दिमाग और शरीर का रिश्ता आखिर कितना गहरा, कितना पावरफुल और कितना अनोखा हो सकता है।